खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मेरी मंजिल, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आप भी अपने पंख खोल लीजिए और उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु राय आपके लिए का स्वागत करता हूं अपने नए क्लास के इस नए वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसमें मुस्लिम्स, कुछ जो है कारपोरेट जो सोसाइटीज हुआ करती थी, उनके लिए आपका सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1909 में केवल मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। केवल मुस्लिम नहीं, उनके साथ एक दो लोगों की और व्यवस्था किया गया था। अब यहाँ पर जो ये नया एक्ट आया, इस नए एक्ट को कहा गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और अगर हम इसकी बात करें तो इसको मोंटफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब ये जो आया, देखिए 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और इस वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कांग्रेस, इस वर्ल्ड वॉर के समय भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गया था। और उसके बाद आपको याद होगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। और होम रूल मूवमेंट के दौरान काफी जन भावनाओं को जागृत करने में ये लोग सफल हुए थे, और इसको लेकर कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर था, जो कि इस एक्ट के अंदर वो प्रेशर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो ये होम रूल मूवमेंट काफी एक बहुत बड़ा आधार था। इस नए जो आपका एक्ट लागू हुआ, उसमें काफी प्रभाव इसको देखने को आपको मिलता रहेगा। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 अगस्त 1917 को गवर्नमेंट जो था, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया। कहां पर, देखिए वैसे भी गवर्नमेंट कौन चला रहा था? हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट। और इन्होंने कहा कि भारतीयों को जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रांचेज होंगे, सभी ब्रांचेज में इनको एसोसिएशन दिया जाएगा, इनको संबंधित किया जाएगा। यानी कि अब ये लोग भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल करने के लिए धीरे धीरे सहमत हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं। अब इसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड वॉर और उसके बाद जो है भारत के अंदर एक भावना जागृत हुई थी कि हमें होम रूल चाहिए है। अब ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट धीरे धीरे करके ये चाहते थे, इनका कहना था, ऐसा ऐसा ये चाहते नहीं थे, बल्कि इनका ये कहना था कि हम लोग भारत के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करना चाहते हैं, यानी सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पे चलाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इस एक्ट में ऐसा कुछ लाया गया जहां पर सेल्फ गवर्नेंस की बात थी, या फिर केवल ब्रिटिशर्स ने ये एक लॉलीपॉप हमारे देश वालों को दे दिया गया? ठीक है ना। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, सेल्फ गवर्नेंस जो ब्रिटिशर्स ने सेल्फ गवर्नेंस को लीगलाइज कब कर दिया? जैसे मैं आपको बताऊं, इसके पहले जब 1919 के पहले जब कभी भी सेल्फ गवर्नेंस की बात होती थी, ठीक है, तो जैसे स्वराज कहा जाता था, स्वराज की बात होती थी, तो तुरंत ब्रिटिश जो है उसको जो है किसी न किसी धारा के अंदर उसको बंद कर सकते थे। लेकिन 1919 एक्ट के बाद जब आप होम रूल की डिमांड करें या फिर आप सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड करें, तो उसको लेकर ये प्रावधान नहीं था कि वो आपके ऊपर केस बना सकते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने खुद ये कहा कि हमारा ये एम है कि आगे चलकर इंडिया में सेल्फ गवर्नेंस लागू कर दिया जाए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि 1919 के एक्ट के अंदर क्या-क्या प्रावधान हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करें तो डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट प्रोविंसेस। देखिए डायरकी क्या होती है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूं। एक चीज इसमें क्वेश्चन बनता है कि डायरकी जो है 1919 एक्ट के द्वारा कहां इंट्रोड्यूस की गई, तो आप बताएंगे प्रोविंसेस में, न कि सेंटर में। याद रखना, केंद्र, जैसे आज की केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, वैसे ही उस समय जो है सेंटर और प्रोविंसेस हुआ करते थे। जो प्रोविंस जो आज के राज्य हो गए, तो डायरकी कहां इंट्रोड्यूस की गई थी? प्रोविंसेस में, न कि सेंटर में। अब जो है ये जो डायरकी थी, ये क्या करती है? डायरकी का मतलब होता है जो सब्जेक्ट थे इनको दो भागों में बांट दिया गया। क्या क्या? एक जो है सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जैसे आज भी आप देखें तो हमारे यहाँ पे आपको यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट मिलता है, वैसे ही यहाँ पर सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के रूप में बांट दिया गया। अब ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, ये फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा जो है रिजर्व सब्जेक्ट। कौन कौन सा? ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, दो भागों में इसको बांट दिया गया है। अब जो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, ये वो सब्जेक्ट थे
जिनका एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर सब्जेक्ट हो या फिर आपका रिजर्व सब्जेक्ट हो, दोनों का गवर्नर के द्वारा किया जाता था, लेकिन वहां पर एडवाइस अलग अलग हुआ करता था। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेड गवर्नर के द्वारा किया जाता था प्रोविंस के, और उसको ऐड कौन करता था? मिनिस्टर, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे। अब मिनिस्टर कौन हो गए? ये लोग इलेक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं से इलेक्ट होके आए होंगे। तो ये क्या किसको दिया गया? ट्रांसफर सब्जेक्ट। इसको किसकी मदद से गवर्नर यूटिलाइज करता था? ये जो है मिनिस्टर्स के द्वारा, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। और दूसरा जो ये रिजर्व सब्जेक्ट है, ये जो है ये भी गवर्नर के द्वारा ही इसको किया जाता था, लेकिन यहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कहने पर, याद रखिए किसके कहने पर? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे अंतर है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ज्यादातर इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, बल्कि सेलेक्टेड लोग हुआ करते थे, और जो कि लेजिस्लेचर के लिए किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करता था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करते थे, उसको क्या दिया गया? रिजर्व सब्जेक्ट दिया गया। जो रिवेन्यू का सोर्स है, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, एक सेंट्रल के लिए रिवेन्यू और दूसरा प्रोविंसेस के लिए रिवेन्यू। तो प्रोविंसेस के लिए जो रेवेन्यू आते थे, वो प्रोविंस खुद के लिए वो खर्च कर सकते थे, अपने बजट बनाकर वहां पर अपने डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकते थे। तो जो प्रोविंशियल बजट जो था, वो सेपरेट कर दिया गया किससे? आपके सेंट्रल के बजट से। यानी कि अब जैसे हमारे यहाँ राज्य के अंदर भी एक बजट आता है और केंद्र में भी एक बजट आता है, वैसे ही सिस्टम बना दिया गया 1919 में। और जो गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल था, ये अभी भी प्रोविंसेस के ऊपर किसी न किसी तरीके से रिटेन करने का प्रयास किया गया। कैसे? अगर प्रोविंसेस के अंदर कोई बिल लाया जाता है और वो बिल पसंद नहीं आए गवर्नर को, तो वो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय जो था, वायसराय, इसके लिए वो रिजर्व कर सकता था। तो जैसे आजकल देखते हैं कि राष्ट्रपति भी कुछ बिल रिजर्व कर सकता है, वैसे ही वो उस बिल को रिजर्व करके स्टेट के ऊपर यानी प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर सकता था। और अब देखा जाए तो बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कहां पर? सेंटर में। याद रखना, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय प्रणाली, यानी कि एक अपर हाउस और दूसरा लोअर हाउस। अपर हाउस जैसे कि आज हमारे यहाँ राज्यसभा है, लोअर हाउस जैसे कि हमारा लोकसभा है। इस प्रकार से सेंटर में 1919 के एक्ट के द्वारा बाइकैमरलिज्म लाया गया। जो अपर हाउस था उसको कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और जो कि 60 मेंबर का बना हुआ था, जिसमें 34 मेंबर जो थे वो इलेक्टेड हुआ करते थे। तो याद रखिए यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर अब मेजोरिटी में आ गए हैं। तो अपर हाउस, और जो लोअर हाउस हुआ करता था उसको कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 144 सदस्य थे। कई बार पूछा जा सकता है कि 1919 में जो अपर हाउस बना उसमें कितने मेंबर? तो 60 मेंबर। जो लोअर हाउस बना तो उसमें कितने मेंबर? तो 144, और इसमें से 104 जो थे वो इलेक्टेड हुआ करते थे। जब जो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो, दोनों के जो पावर हुआ करते थे, वो पावर इक्वल हुआ करते थे, एक जैसे हुआ करते थे, लेकिन बजट के ऊपर जो वोट देने का पावर था वो केवल और केवल लोअर हाउस के पास। अब देखिए 1919 एक्ट के द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया था 1909 में कम्युनल जो चीजें बढ़ा दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई थी, वैसे ही यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ाया गया, और सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कब की गई? तो 1919 में की गई थी। ठीक है ना? और इस एक्ट के द्वारा एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए जाने की भी व्यवस्था की गई। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना किस एक्ट के द्वारा होती है? 1919 के द्वारा। और कंट्री के अंदर डायरेक्ट इलेक्शन भी इस एक्ट के द्वारा होगा। अब देखिए पहली बार जो महिलाओं को वोटिंग राइट प्राप्त हुई थी, वो इसी एक्ट के द्वारा प्राप्त हुई थी, जो कि 1921 में प्राप्त होता है पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट। अब इस एक्ट के बाद एक साइमन कमीशन देश के अंदर आता है, जो कि ये चेक करने के लिए आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किस प्रकार से काम करता है। तो इस जो साइमन कमीशन बनाया गया, ये कब बनाया गया? नवंबर 1927। कभी भी पूछा जा सकता है कि कब बनाया गया और क्यों बनाया गया। तो 1919 एक्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, उसके लिए ये बनाया गया। और इसने रिपोर्ट भी सौंपा था कब? 1930 में। अब इसने क्या रिकमेंडेशन किया? इसने रिकमेंडेशन किया कि जो स्टेट के अंदर जो डायरार्की होती है, उस डायरार्की को समाप्त कर दिया जाए, एबोलिश कर दिया जाए, क्योंकि ये अच्छे तरीके से फंक्शन
नहीं कर रहा है। और ये चीज आपको रिफ्लेक्ट होगा 1935 के एक्ट के अंदर। देखिए 1935 का जो एक्ट आएगा वो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर ही आएगा, ठीक है ना। और इसने एक चीज और रिकमेंड किया कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको आगे बढ़ाए रखना चाहिए, उसको और आगे ले जाना चाहिए, उसको समाप्त नहीं कर देना चाहिए, ठीक है ना। साइमन कमीशन के आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाए थे और इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए थे 1930, 31 और 32 के दौरान हुए थे। और ये तीनों में केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने पार्ट लिया था। बाकी तीन दोनों में जो है पहला और तीसरा में इन्होंने भाग नहीं लिया। अब देखिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो भी डिस्कशन हुए उस डिस्कशन के आधार पर एक व्हाइट पेपर जो है वो सबमिट किया गया किसके जिससे ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया जा सके। अब बात करते हैं इसी के अंदर कम्युनल अवार्ड की। 1932 में कम्युनल अवार्ड एक जो है काफी बड़ा इशू बना था। तो 4 अगस्त 1932 को जो रामसे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया कम्युनल अवार्ड का। अब ये कम्युनल अवार्ड था क्या? इसका मतलब था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करना शेड्यूल कास्ट के लिए, तो शेड्यूल कास्ट को अलग से एक जो है जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए दिया गया था, कि क्रिश्चियंस के लिए दिया गया था, सिख्स के लिए दिया गया था, उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। इसी को कहा गया कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड लाने वाला कौन था? रात से मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि डिप्रेस्ड क्लास थे, इनके इश्यूज को वो बार बार राइज कर रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ये जो प्रपोजल हुआ, ये प्रपोजल को फिर जो है एक्सेप्ट कर लिया गया और इसी को कहा गया कम्युनल अवार्ड। इस कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने जो है काफी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये कहा कि ये कम्युनल अवार्ड जो है वो हिंदू कम्युनिटी को डिवाइड करने का एक षड्यंत्र है और इसको वो डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं और दलित और बाकी को वो अलग अलग बांटना चाहते हैं। और इसके लिए महात्मा गांधी स्ट्राइक पर चले गए। और कहां पर थे उस समय? उसमें वो येरावाड़ा जेल में वो बंद थे और उस जेल के अंदर ही उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, ठीक है। और उन्होंने डिमांड की कि इस प्रकार से कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट न दिया जाए, बल्कि बाद में यहीं पर एक पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में, जिसको कहा गया कि यह है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है और जिसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको कुछ आरक्षण दिया गया, कुछ सीटों का आरक्षण। तो आरक्षण की जो शुरुआत हुई थी वो पूना पैक्ट के द्वारा ही शुरुआत हुई थी। अब इसके बाद साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 1935 में एक एक्ट लाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये सबसे पहले ये एक प्रेस्क्राइब करता है कि इंडिया को फेडरेशन बनाया जाए। तो आपको फेडरेशन का मतलब मैं समझाता हूं। फेडरेशन का मतलब होता है कि कई सारे प्रोविंसेस से मिलकर एक देश का निर्माण होना। बात समझ में आया? जैसे आज हमारा देश जो है, हालांकि हमारे यूनियन कहा जाता है, लेकिन काफी हद तक इसमें फेडरेशन की भी गुण है, क्योंकि कई सारे राज्यों से मिलकर एक हमारा देश बना है। और फेडरेशन का बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पे बहुत सारे राज्यों को मिलकर एक पूरा देश बनाया गया। तो फेडरेशन का मतलब यही हुआ कि कई सारे राज्यों को मिलाकर एक देश को बनाया जाना। और इन्होंने क्या किया कि पावर्स को डिवाइड कर दिया। किसमें? फेडरल लिस्ट, उसमें 59 सब्जेक्ट रखे, प्रोविंशियल लिस्ट उसमें 54 और जो है कंकरेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट इन्होंने रखे। इसके बाद जो रेसिड्यूरी पावर जो होती है, अब ये क्या है? रेसिड्यूरी पावर क्या होती है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई नया सब्जेक्ट आता है, जैसे सब्जेक्ट तो सारे डिवाइड कर दिए 3 भागों में। अब मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट आ गया, जैसे उस समय इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट आया, तो ये इसका पावर किसके हाथ में होना चाहिए? तो उस समय के लिए इसका पावर जो था ये वॉइस राय के हाथ में था कि वो उस सब्जेक्ट के ऊपर किस प्रकार के नियम कानून बनाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इसने डायरकी समाप्त कर दी। कहां पर? प्रोविंसेस में। जैसा कि साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था, उन्होंने क्या किया? डायरकी समाप्त कर दी। और लेकिन इन्होंने सेम डायरकी सेंटर के अंदर लागू कर देते हैं। क्या करते हैं? तो क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्रोविंसेस के अंदर डायरकी कब लागू हुई, तो आप बता देंगे कि 1919 में। और सेंटर के अंदर कब हुई, तो बताएंगे 1935 में। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है, इसने बाइकैमरलिज्म भी लाए। और ये बाइकैमरलिज्म कहां पर आता है? ये प्रोविंसेस के अंदर आता है, याद रखना। देखिए बाइकैमरलिज्म सेंटर में कब आया था? तो 1919 में।
तो बाइकैमरलिज्म और डायरकी दोनों बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं, है ना। जहां पर डायरकी आएगा प्रोविंस में 1919 में, तो वहीं पे बाइकैमरलिज्म आएगा 1919 में सेंटर में, जबकि 1935 में डायरकी को प्रोविंस से समाप्त कर सेंटर में लाया जाएगा। और बाइकैमरलिज्म कहां लाया जाएगा? ये लाया जाएगा आपका प्रोविंसेस में, बाइकैमरलिज्म समाप्त नहीं किया जाएगा। तो 11 प्रोविंसेस में से 6 में बाइकैमरलिज्म या द्विसदनीय प्रणाली को लाया गया, जिसमें ये सारे नाम है बॉम्बे, मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही बनाए गए। इस एक्ट के द्वारा जो है सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया गया। डिप्रेस्ड क्लास के अलावा विमेन और लेबर, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था इस एक्ट के द्वारा किया गया। और ये एक्ट जो है फ्रेंचाइज को इन्होंने बढ़ाकर 10% तक कर दिया, यानी कि राइट टू वोट अब लगभग 10% भारतीयों को प्राप्त हो चुका था। इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई की भी स्थापना की गई 1935 में, ठीक है ना। और आरबीआई का रिकमेंडेशन जो था वो हिल्टन यंग कमीशन ने किया था। 1926 में ये हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया था और इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई का गठन किया गया था। आरबीआई 1925 में कोलकाता के अंदर सेटअप किया जाता है और फिर 1937 में इसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस एक्ट के द्वारा जो है प्रोविंस में और सेंटर दोनों के अंदर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया जाएगा। प्रोविंसेस के अंदर और बाकी जो प्रोविंसेस होते हैं, इस एक्ट के द्वारा प्रोविंसेस के अंदर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई और साथ में 2 या 2 से अधिक प्रोविंसेस को मिलाकर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की भी व्यवस्था 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया। और साथ में एक फेडरल कोर्ट की भी व्यवस्था की गई, जो कि फेडरल कोर्ट 1937 में दिल्ली के अंदर सेटअप किया जाता है। और ये जो फेडरल कोर्ट था ये कहां पे स्थापित किया गया था? पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है जहां पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हुआ करता था, वहां पे इसको सेटअप किया गया। और इसके चीफ जस्टिस थे म्यूरिस गॉयर। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फेडरल कोर्ट का सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था। और जो प्रेजेंट में हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना जनवरी 28, 1950 को की गई है। अब देखिए, अब हमें जो बात करनी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करनी है। हमारा वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो चुका है और देश के अंदर काफी मोमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, आजादी की मांग स्टार्ट हो चुकी है। और इस दबाव में ब्रिटिशर्स को दबाव में आकर हमारे देश को आजाद करने पड़ा और उसी के लिए एक एक्ट लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो देखिए, फरवरी 20, 1947 को प्राइम मिनिस्टर जो क्लेमेंट एटली हैं, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे विंस्टन चर्चिल के बाद, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया को जून 30, 1948 के पहले फ्री कर दिया जाएगा। और इसी समय पे मुस्लिम लीग भी इंडिया के पार्टीशन का डिमांड कर रही थी, वो एक अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जून 3, 1947 को जो ब्रिटिशर्स ने जो है ये अनाउंस किया गया कि जो इंडिया को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। और ये काम किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। और 3 जून 1947 के इस प्लान को माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लान को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया और बाद में इसी को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा दोनों देशों को बांट दिया गया, जो कि 14 अगस्त और 15 अगस्त, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया का निर्माण हो गया। और यही एक्ट था जिन्हें भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करके 2 भागों में बांटा। अब इस एक्ट के द्वारा वायसराय को जो ऑफिस हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया जाता है और इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है और पाकिस्तान को भी साथ में डोमिनियन स्टेटस दिया जाता है। अधिराज्य कहते हैं हिंदी में। डोमिनियन का ये मतलब देखिए, पहले तो इसके पास क्या थे, हम लोग गुलाम हुआ करते थे, उपनिवेश हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, और अब आजाद होने के बाद क्या बन गए हम? डोमिनियन हो गए, अधिराज्य बन गए। इसका मतलब हमारा हेड ऑफ स्टेट अभी भी क्या था? ब्रिटेन में बैठा करता था, लेकिन हम आजाद जरूर, सेल्फ गवर्नेंस हमारा जरूर स्टार्ट हो गया था। हम लोग पूर्ण रूप से जो है रिपब्लिक कब बनते हैं? 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में हमारे देश का स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको इंपावर्ड कर दिया गया ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाए गए और उसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे डिटेल में। अब इसी एक्ट के द्वारा जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी
वो सेंटर के अंदर और काउंसिल ऑफ स्टेट जो बना था इसको समाप्त कर दिया गया और हमारे देश में आगे चलकर राज्यसभा और लोकसभा का निर्माण होगा। और इसी के द्वारा फ्रीडम दिया गया पाकिस्तान को और इंडिया दोनों को ही फ्रीडम दे दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो था फ्रीडम के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल पहला कौन था ये हमको कमेंट में लिखकर बताइएगा। आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। वहीं पर पाकिस्तान के अंदर गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। तो इंडिया ने क्या किया, माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बना दिया, जबकि पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना गवर्नर जनरल बनाया। तो इस प्रकार से हमारा देश आजाद हो गया। और यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा देख लिया है। आज के लिए इतना ही मित्रों, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए। आज के लिए आपका धन्यवाद।